हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके क्वेश्चन 41 से लेके 50 तक। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, यूनिट होल्डर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि यूनिट होल्डर को जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसमें इन सब में से क्या इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होता। ऑब्टेनिंग फ्रॉम द ट्रस्टी एनी इन्फॉर्मेशन हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रस्टी से वो चीज़ें मांगना जिसका उसकी इन्वेस्टमेंट पे एडवर्स यानी कि उल्टा कुछ इफेक्ट हो सकता है, यानी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें तो मांग सकते हैं। ठीक है, ये तो उसका राइट है। हमें इसमें सर्च करना है कि क्या राइट नहीं है। रिसीविंग ऑफ ए कॉपी ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो लेगा। ठीक है, इंस्पेक्टिंग मेजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए फंड, ये भी मांगेगा वो, ये भी मांग सकता है, ये भी उसका राइट है। अप्रूविंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ ए फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अप्रूव नहीं कर सकता, ये काम है हमारे फंड मैनेजर का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हुआ यहाँ पे डी। क्लियर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42, इफ एन इन्वेस्टर फेल टू क्लेम हिज रिडेम्पशन प्रोसीड विद इन 3 years ही कैन क्लेम द प्रोसीड्स एट, अगर किसी की रिडेम्पशन आ चुकी है किसी फंड की और वो उसको क्लेम नहीं कर रहा 3 साल के अंदर, तो उसके बाद जब उसको क्लेम करेगा, ऐसा नहीं है कि उसको पैसा बढ़ के मिलेगा। जैसे कि आपने एफडी अगर बैंक में छोड़ दी 3 साल की हुई है, 5 साल के बाद लेने जाओगे तो वहाँ पे पैसा बढ़ के मिल जाता है, क्योंकि जितने टाइम आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है वहाँ पे, तो उतने एक्स्ट्रा पीरियड का भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा एट पार। ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ पे एट पार। क्लियर क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए यूनिट होल्डर डू नॉट इंक्लूड, जो यूनिट होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें कौन सी इंक्लूड नहीं होती। मॉनिटर हिज इन्वेस्टमेंट केयरफुली, ठीक है, ये तो होती है, यानी कि उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा कि वो टाइम टू टाइम देखेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट हिज इन्वेस्टमेंट इन ए मेजर वे, यानी कि उसको जागरूक रहने की ज़रूरत है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है वो उसकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रही। ठीक है, चलो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केयरफुली स्टडिंग इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो उसको ऑफर डॉक्यूमेंट मिलता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, उसको ध्यान से पढ़िए, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, टेकिंग डिसीजंस अबाउट वेयर टू फंड शुड इन्वेस्ट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये काम है आपके फंड मैनेजर का। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर नंबर डी। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ो। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्कीम, यानी कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअल में फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स होते क्या है। डू नॉट इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, नहीं, वो तो इंक्लूड होता है, तो ये आंसर इसका नहीं है। कैन बी चेंज विदाउट द इन्वेस्टर्स अप्रूवल और नॉलेज, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसे नहीं कि कभी भी उठा के चेंज कर दिया और इन्वेस्टर को बता भी नहीं रहे आप। ठीक है, इंक्लूड द टर्म्स ऑफ स्कीम, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन तो होती है इसके अंदर स्कीम से रिलेटेड, तो ये इसका आंसर है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं ताकि पता लग जाएगी, ये बेटर आंसर है। आर नॉट नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन द स्कीम और नो, हाँ, जब आप इसको ध्यान से पढ़ते हो, आर नॉट नेसेसरी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। आप इसको पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हो कि मुझे इसमें ये मेरी स्कीम मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, सी। ठीक है जी, हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर, आगे बढ़ो। एन एडेंडम गिविंग डिटेल्स ऑफ मटेरियल चेंजेस इन द ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी सर्कुलेटेड। एडेंडम का मतलब होता है आपने जो ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है उसमें कुछ अलग से चेंज आ गया, ठीक है, तो उस चेंज को सेबी को जब हम बताना पड़ते हैं तो उस चेंज से रिलेटेड जो अब डॉक्यूमेंट जाता है उसको बोलते हैं एडेंडम। ठीक है, एडेंडम। क्लियर, तो वो सर्कुलेट किसको करना पड़ता है, सबसे पहले करना पड़ता है सेबी को।
देन सेबी अप्रूव करेगी, उसके बाद कहीं उठ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है पहले सेबी। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर ओपन एंडेड स्कीम। जो ओपन एंडेड स्कीम में ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको पीरियडिकली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है। इसमें क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट्स। इन सब में से क्या गलत है ऑफर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओपन स्कीम में, गलत क्या है? ठीक है, हम सही ढूंढ लो, जो बचेगा वो गलत है। ठीक है, चलो। इट इज द फर्स्ट इशू एट द टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ स्कीम, यस, ये बात सही है। इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी, यस, ये भी बात सही है। इट हैज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, नहीं, ये चीज गलत है। इट नीड नॉट टू बी रिवाइज एट ऑल, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा इसके यहाँ पे? सी। मैंने आपको शुरू में बताया ना भी, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहा था। क्लियर? क्लियर। चलो। The offer document issued when an open-ended scheme is launched is valid for all times until amended। यानी offer document जो एक बार इशू हो गया, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई है तो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे ट्रू। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। An agent can offer and sell a funds unit at any prices। जो एजेंट है वो किस प्राइस पे म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करेगा? एनी प्राइस ही चूज, नहीं, उसके घर का राज थोड़ी ना है कि वो जो प्राइस चूज कर लेगा उस पर बेच देगा। ए प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड फॉर दैट फंड, नहीं, डिमांड सप्लाई का खेल तो है ही नहीं इसमें। ए प्राइस डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटिशन अमंग एजेंट्स, नहीं, ये इससे भी कोई लिंक नहीं है इसका। द पब्लिक ऑफरिंग प्राइस करंटली इन इफेक्ट, यानी आज की डेट में क्या पब्लिक ऑफरिंग प्राइस है उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड यूनिट सेल होगी। तो आंसर होगा इसका डी। ए म्यूचुअल फंड वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट, जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको वैल्यू किया जाता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज प्राइस आंसर नहीं आएगा, परचेज प्राइस नहीं आएगा आंसर, एट पार नहीं आएगा, एट बुक वैल्यू नहीं आएगा, ये आएगा आपका मार्केट प्राइस। तभी तो आपकी एनएवी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है वो शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट के जो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो प्राइस मूवमेंट आती है म्यूचुअल फंड की यूनिट एनएवी में, तो वो मार्क टू मार्केट बेसिस होती है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो। ए पैसिव फंड मैनेजर रिसर्च स्टॉक एक्सटेंसिवली, तो दो फंड मैनेजर होते हैं, एक तो एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव होता है जो डे टू डे रिसर्च से लेके एवरी सिंगल स्टेप, जितने आपके म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड जितने स्टेप है सब में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक होता है पैसिव फंड मैनेजर, ठीक है, वो रिसर्च वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सब चीज़ें करता है। लेकिन तो इसका आंसर हो एक एक्टिव फंड मैनेजर रिसर्च, नहीं ये क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, नहीं, सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50, मैं आपको एक्टिव और पैसिव दो तरह के फंड मैनेजर होते हैं। ठीक है, जो एक्टिव फंड मैनेजर होता है वो डे टू डे पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव फंड मैनेजर होता है उसका काम होता है बैक एंड में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वगैरह पे काम करना। ठीक है, जो वो रिसर्च वगैरह पे काम करता है उसके बेसिस पे एक्टिव फंड मैनेजर अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ए पैसिव फंड मैनेजर रिसर्च स्टॉक्स एक्सटेंसिवली, यानी कि इसका पहला काम ही यही है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समझ के इसको थोड़ा गलत इंटरप्रेट करने लगा था, लेकिन आपको मैं भी समझा दिया है कि इसका आंसर यहाँ पे ये है और क्यों है।